नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और वो भी कि भारत में आर्थिक सुधार कैसे हुआ, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया कैसे हुआ। तो होता क्या था, पहले किसी भी निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर द्वारा या प्रवासी भारतीय द्वारा आने वाली फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा का हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करके भारतीय रुपया लिया जाता था। बाद में जब विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी की स्थिति अच्छी हुई तो सरकार द्वारा फॉरेन करेंसी को पार्शियली कन्वर्टिबल यानी कि डुअल एक्सचेंज रेट पर बनाया गया। इसका अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित फॉरेन करेंसी का 60% वह बाजार दर पर और 40% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्धारित रेट पर वो जो है उसको एक्सचेंज कर सकता था। 40% सरकार को देना ही देना था। लेकिन फॉरेन करेंसी भंडार में अधिक सुधार होने पर सरकार द्वारा 19 अगस्त 1994 से चालू खाते यानी कि करेंट अकाउंट, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं, उसको 100% कन्वर्टिबल बना दिया गया। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को समृद्ध करने का एक बड़ा स्रोत विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा निवेश है। इसे इनविजिबल एक्सपोर्ट कहा जाता है। 1991 में सेकेंड गल्फ वॉर के दौरान इनविजिबल एक्सपोर्ट में भारी कमी हुई और फॉरेन करेंसी का भंडार भी कम हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने भारतीय मुद्रा का 2 बार डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन किया। इसके पहले 1966 में भारतीय मुद्रा का 1 बार डीवैल्यूएशन हुआ था। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का मुख्य कारण था एक्सपोर्ट रेट कम होना और इंपोर्ट रेट अधिक होना। यद्यपि सरकार ने निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने के कई उपाय किए थे, फिर भी ऐसा हो रहा था। फॉरेन करेंसी की इस कमी को हल करने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण कहते हैं। इसके जो मुख्य कार्य किए गए उसको चलिए हम लोग एक एक करके सुनते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाना अनिवार्य था, क्योंकि बहुत ज़्यादा संरक्षण के कारण भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं थी उसकी गुणवत्ता काफ़ी खराब हो गई थी। इसे देखते हुए अर्थव्यवस्था के द्वार फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी निवेशक के लिए खोल दिए गए। दूसरा था लाइसेंस की प्रक्रिया खत्म कर दी गई और तीसरा था कि अधिकतर इंडस्ट्रीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाकर 100% कर दिया गया, जो कि पहले उतना नहीं हुआ करता था। सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ उद्योगों को छोड़कर, जैसे कि परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़कर के बाकी सभी उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। और पांचवा है कि एक्सपोर्ट को कम समय में बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट जल्द से जल्द घटाने के लिए भारतीय मुद्रा में डिवैल्यूएशन किया गया। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यानी कि उसको इनकरेज करने के लिए भारतीय मुद्रा को पहले पार्शियली कन्वर्टिबल बनाया गया और बाद में फुल्ली कन्वर्टिबल बना दिया गया। छठी बात है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वित्तीय क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया और फिनेंशियल सेक्टर में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति गठित हुई। इसी के सिफारिश पर यानी कि इसी के रिकमेंडेशन पर बैंकों के SLR और CRR में कमी लाई गई। मालूम होना चाहिए कि समिति ने SLR को घटाकर 25% करने की अनुशंसा की थी। बैंकों को आंतरिक स्वायत्तता दी गई। उद्योगों में अतिरिक्त कर्मचारी की छंटनी यानी कि रिट्रेंचमेंट का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज में सुधार लाने के लिए BIFR यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का गठन किया गया 1987 में। इसकी अनुशंसा पर घाटे में चल रही जो सिक इंडस्ट्रीज यानी कि रुग्ण इकाइयाँ थी उनको बंद कर दिया गया।
अतिरिक्त कर्मचारियों को वीआरपी यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लानिंग या वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चलाया गया। इसके साथ ही 500 करोड़ का 1992 में एनआरएफ यानी कि नेशनल रिन्यूअल फंड बनाया गया, जिसके द्वारा छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को रिट्रेंड कर पुनर्रोजगार से उसमें लगाया गया। 1991 में पहली बार छंटनी की बात एग्जिट पॉलिसी के तहत हुई थी। ये प्रथम चरण के सुधार थे। 2002 में एनसीएलटी यानी कि राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्राइब्यूनल का गठन किया गया और बाद में बीआईएफआर के स्थान पर इसको बनाया गया। दूसरे चरण के सुधार में है कि श्रमिक कानून में सुधार लाकर उद्योगों को कर्मचारियों की नियुक्ति और छंटनी के अधिकारों में वृद्धि करना। इसमें मुख्य बाधक वामपंथी लोग ही थे। इस दरमियान कुछ शब्द हैं जिनका अक्सर जिक्र हुआ करता है जब भी हम लोग आर्थिक सुधार की बात करते हैं। तो जैसे कि लेजेस फेयर यानी कि ये एक फ्रेंच मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हमें अकेला छोड़ दो, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति कही जाती है कि सरकारों का काम उद्योग चलाना नहीं बल्कि निजी उद्यमों को दे देना चाहिए उद्योग को चलाने के लिए। एक शब्द आता है विनिवेशीकरण यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो रुग्ण इकाइयाँ हैं यानी कि सिक इंडस्ट्रीज हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रबंधन निजी हाथों में सौंप देना, यही है विनिवेशीकरण का अर्थ। अगला है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। इसका मतलब हुआ कि पूरे विश्व को एक विश्वग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज बनाने की कल्पना है। ये सुनने में कि ग्लोबल विलेज बहुत अच्छा लगता है ना। पूरे विश्व में एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसके जरिए राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का, पूंजी का, प्रौद्योगिकी का, सेवाओं का और श्रम का भी निर्बाध यानी कि बेरोक टोक प्रवाह हो सके, एक ऐसी व्यवस्था बनाना। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो विकासशील देश हैं उसी में इस तरह हो ऐसी आशा और उम्मीद जो हैं वो पूंजीवादी देश करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा घाटा वाला काम साबित होता है विकासशील देशों के लिए। अगला एक शब्द अक्सर आता है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि आर्थिक और सेवा क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उसका प्रबंधन का कार्य और व्यवस्था जो है वो निजी हाथों में सौंपने की क्रिया कही जाती है। इसके पीछे उदारीकरण की सटीक परिभाषा है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से ये आर्थिक नीति में कैसे सुधार हुआ उसके बारे में और कुछ जो ये शब्द से लेजेस फेयर, विनिवेशीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण या फिर लिबरलाइजेशन वगैरह को समझने में मदद मिली होगी। यदि ऐसा हुआ तो फिर अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।